हेलो, कैसे हैं आप लोग। अब तक आपने पिशाच सुंदरी के भाग 5 सुन लिए थे। आज हम पिशाच सुंदरी का भाग 6 सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ क्षण में स्तब्ध अकेला उस हाल में खड़ा रहा। समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उस अनजानी शक्ति ने न केवल मुझे पराजित किया था बल्कि मेरा मनोबल चूर चूर कर दिया था। मेरी भावनाएं मुझे विवश कर रही थी कि मैं यह सत्य स्वीकार कर लूं कि इस संसार में सदृश्य जीवों के अतिरिक्त एक और दुनिया है, अदृश्य, खौफनाक और घृणित, प्रेत और पिशाच। परंतु मेरे मस्तिष्क ने मेरा ही विरोध किया। मुझे विवश हो जाना पड़ा कि जो कुछ देखा है वह रहस्यपूर्ण होते हुए भी सत्य नहीं है। मैं एक शिक्षित व्यक्ति प्रेत पिशाचों के ढकोसले पर विश्वास करूं? क्या यह शर्म की बात नहीं है? इस प्रकार मेरे मस्तिष्क ने चतुर सारथी की भांति ज्ञानेंद्रियों को काबू में किया। मैंने जेब से सिगरेट निकालकर संयत होने की चेष्टा की। फिर अनजाने में ही मेरे पांव हाल के बाहर जाने के लिए बढ़े। हाल से तो मैं बाहर आ गया, परंतु जैसे ही मंदिर की ओर मुड़ा, मेरे मस्तिष्क सारथी ने मुझे रोक लिया। किस मुंह से वहाँ जा रहे हो? मैंने भाभी से धीरज को वापस लाने का वादा किया था। अपने आप पर शर्म महसूस हुई। मुझसे अधिक तो धीरज साहसी था। एक रहस्य को जानने समझने के लिए उसने अपने प्राण दांव पर लगा रखे थे। ठिठक कर मैं रुक गया। अब मैंने निश्चय किया कि यह रहस्य मैं जानकर ही रहूँगा, चाहे मुझे प्राण ही क्यों न दांव पर लगाने पड़े। मैं फिर हॉल की ओर मुड़ा, परंतु उसी क्षण मैंने हॉल के दरवाजे पर उस खौफनाक भैंसे को निकलते हुए देखा। घबराकर मैं एक ओर हो गया। भैंसा, उसके बाद सुंदरी बंजारन, फिर धीरज। गनीमत यह हुई कि मैं तनिक आड़ में था। वह तीनों मुझसे कुछ ही कदम के फासले से निकल गए। आड़ से बाहर आकर मैंने देखा कि वह महल की सीमा से निकलकर बजाय सड़क की ओर जाने के जंगल की ओर बढ़ रहे थे। मैंने निश्चय किया कि मैं इसके पीछे जाऊंगा। विशेषकर धीरज के कुशल की चिंता ने मुझे उत्तेजित कर दिया। अपने आप को वृक्षों के साए में छुपाता हुआ मैं भी बढ़ा। बादल कुछ हल्के हो गए थे और कभी कभी चांद की झलक दिखाई पड़ जाती। टॉर्च मेरे पास नहीं थी, फिर भी मैं उधर बढ़ता चला गया, परंतु वह अधिक दूर नहीं गए। धीरज और सुंदरी सड़क के बीच में बैठ गए और भैंसा हुंकारता हुआ जंगल के अंदर चला गया। मैंने एक नई बात नोट की, वह यह कि धीरज और सुंदरी निकट एक दूसरे से सटकर नहीं बैठे थे। वह सदा एक दूसरे से कुछ फासले पर बैठते थे या खड़े होते थे। मैं उनके निकट ही था। सड़क के किनारे एक चट्टान थी जिसकी ओट लिए मैं खड़ा था और वह दोनों सड़क के बीच बैठे थे। उनकी बातें भी सुनाई पड़ी। धीरज पूछ रहा था, क्या बहुत भूख लगी है? वह कह रही थी, नहीं तो क्या बंजारे, तुम्हें अब मुझसे बिल्कुल प्रीत नहीं रही। सांसरी चोला है तुम्हारे पास, इतना भी तुमसे नहीं होता कि मेरे खाने पीने का इंतजाम महल में ही कर दो। आज से पहले तुमने नहीं कहा था, कल ही लो, बकरे ठीक रहेंगे ना? तुम्हारी दासी हूँ, जो हुक्म दोगे मानूंगी, वरना तुम जानते हो कि खून तो इंसानी ही बढ़िया होता है। मेरे पांव थरथरा उठे। हे राम, तो क्या यह रहस्यमयी इंसानी खून पीती है? धीरज बोला, मुझे घिन आती है। ऐसी बातें तुम मेरे सामने ना किया करो। घिन? वह खिलखिलाकर हंसी। तभी तो कहती हूँ कि अपने तन से ऊपर से राख का ढेर उतार कर मेरी तरह बन जाओ। इस जंगल में, इस महल में दोनों मिलकर राज करेंगे। अभी नहीं, कब? समय आने पर। समय कब आएगा? मैं एक बात नोट कर रहा हूँ कि यह कि ऊपर गुंबद में भी मैंने सुंदरी की आकृति को अंधेरे में कुछ स्पष्ट देखा था। यहाँ भी स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, मानो उसके अंदर से प्रकाश फूट रहा है। जंगल में कुछ हलचल हुई। उफ, यह तो भैंसा था। उसके मुंह में हिरण का एक जीवित मेमना तड़प रहा था। उसके दांतों में शायद वह पिच गया था। अलबत्ता खून टपक रहा था या नहीं, यह मुझे दिखाई नहीं पड़ा। पहले तुम, सुंदरी बोली। धीरज उठा। उसने भैंसे के मुंह से हिरण का मेमना निकालकर उसमें अपना मुंह गड़ा दिया। कुछ देर वह उसमें मुंह गड़ाए रहा। उसके बाद उसने छत विचत सा मेमना सुंदरी की ओर फेंक दिया। बस, हाँ बस। सुंदरी मेमने पर झुकी और पशु की भांति हाथों और पांवों के सहारे खड़ी होकर मेमने में मुंह गड़ा दिया। हल्की सी बिजली चमकी। मैंने देखा कि धीरज का मुंह रक्त से लाल था। कुछ ही क्षणों के बाद सुंदरी पांव के बल खड़ी होकर बोली, चलो जी बंजारे, चल रे कालू। कालू शायद
उसने भैंसे को संबोधित करके कहा था और एक बार ये फिर वह बिल्कुल मेरे पास से निकलकर महल की ओर चले गए। धीरज रक्त पीता था, धीरज सुंदरी का बंजारा था और कालू वह भयंकर भैंसा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मायालोक में आ पहुंचा हूँ। उन लोगों ने महल में प्रविष्ट होने के बाद मैं भी सहमता सा उधर बढ़ा। अब मेरा साहस लगभग जवाब दे चुका था। मुझ में यह हिम्मत नहीं थी कि फिर उन लोगों के पीछे जाऊं, लेकिन भाभी के पास हरगिज नहीं जाना चाहता था। मैं फिर हॉल में पहुंचा। हॉल के निकट ही एक और छोटा कमरा था, उसमें लॉलटेन जल रही थी। अस्त व्यस्त बिस्तर भी पलंग पर बिछा था। एक छोटी सी मेज थी। मैंने उत्सुकता से पत्र उठाकर देखा। किसके नाम लिखा था यह तो मैं नहीं जान पाया, अलबत्ता पत्र धीरज ने ही लिखा था। अधूरा पत्र इस प्रकार लिखा था। आदरणीय प्रोफेसर, शिमला में जो भूत प्रेतों को लेकर हम सब में बहस छिड़ी थी वह तो शायद आपको याद ही होगी। हम सभी ने मिलकर एक स्वर में माइकल का विरोध किया था, लेकिन प्रोफेसर विश्वास कीजिए हम सब गलत थे। माइकल बिल्कुल सच कहता था। संसार में जाने क्या क्या ऐसा है जो अज्ञात है। चूँकि अज्ञात है इसीलिए हम उसे स्वीकार नहीं करते। आजकल मैं चमनगढ़ से 13 मील दूर एक महल में हूँ। अपनी आँखों से पिशाचनी को देखता हूँ। उसके साथ एक भैंसा पिशाच भी है। आपको याद होगा कि माइकल ने कहा था कि प्रेत पिशाच केवल मनुष्यों के ही नहीं पशुओं के भी बनते हैं, और वह हकीकत है जो मैं आजकल देख रहा हूँ। लेकिन मैं आपका शिष्य हूँ, केवल देखकर विश्वास कर लेना मेरे लिए कठिन है। मैं इस रहस्य की तह तक कैसे पहुँचूँ? पिशाच आत्माएं मुझ पर हावी होती जा रही हैं। प्रोफेसर साहब, आप कहा करते थे कि विद्यार्थी के लिए केवल इतिहास पढ़ लेना ही बस नहीं है। इतिहास पढ़ लेना तो ज्ञान के द्वार पर पहुंच जाना मात्र है। इतिहास के विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह उस इतिहास को पुनः जीवित करे जो आज भी अज्ञात है। मेरे विचार में जो इतिहास रहस्य के पर्दों में छिपा है उसे अनावरण करना भी इतिहास के विद्यार्थी का कर्तव्य है। मैं इसी कर्तव्य के हेतु अपनी जान की बाजी लगा दी है, चाहे जो परिणाम हो। किसी से कुछ शिकायत नहीं। अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए मैं इस उलझन में उलझा हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि उलझकर सुलझ नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सहायता करें। आप पत्र पाते ही फौरन चमनगढ़ आकर किसी से भी घाटी का महल पूछ लीजिए, लेकिन आए दिन में। परंतु यह जान की बाजी है, इसीलिए इच्छा ना हो तो ना आए। कृपया यह पत्र घोष और पापा को। बस इतना ही पत्र था। मैंने निश्चय किया कि इसी कमरे में शेष रात्रि बिताऊंगा। इधर उधर देखा, पानी की सुराही और गिलास भी दिखाई पड़ा। मैंने स्कॉच विस्की चढ़ानी शुरू कर दी। हालांकि मैं पीने का अधिक शौकीन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं तब तक पीता रहा जब तक कि बोतल समाप्त न हो गई। इससे मुझे लाभ भी हुआ, यह कि मेरे लिए एक पल भी खड़ा रहना असंभव हो गया। मैंने बिना कपड़े उतारकर पलंग की शरण ली। इसके बाद सारी रात्रि क्या हुआ मैं नहीं जानता। पिशाच सुंदरी का 6वां भाग समाप्त होता है। इसके साथ ही इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में सुनेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।